हेलो गाइस, स्वागत है आपका अपने चैनल जिसका नाम है एजुकेशन अनबॉक्सिंग। तो आज हम ये टॉपिक करने वाले हैं और वीडियो को प्लीज़ लास्ट तक जरूर देखें। अब हमारा नेक्स्ट कॉन्सेप्ट कौन सा है? नेक्स्ट कॉन्सेप्ट है हमारा इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट। ठीक है, ये दूसरी फाइनेंशियल स्टेटमेंट होती है जो कोई एनपीओ बनाता है। ठीक है, मैंने पहले भी बोला कि इनकम एंड एक्सपेंडिचर बिल्कुल सेम टू सेम है, बिल्कुल कैसा प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट जो हम किन के लिए बनाते हैं, हमने प्रोप्राइटर के लिए बनाते हैं, सोल प्रोप्राइटर जिन्हें कहते हैं। ठीक है, या फिर पार्टनरशिप फर्म के लिए बनाते हैं। ठीक है, उनके लिए। ठीक है, और कंपनीज बनाती है। ठीक है, तो मतलब जिनका मोटिव क्या होता है, प्रॉफिट अर्निंग जिनका मोटिव होता है वो बनाते हैं प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। लेकिन हमारा तो मोटिव प्रॉफिट एंड लॉस कमाना है ही नहीं, तो इसलिए हम यहाँ पे उसका नाम क्या रख देते हैं, इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट। ठीक है, सर कैसे बनाते हैं इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट को? ठीक है, पहले इसकी करेक्टरिस्टिक्स पढ़ते हैं फिर इसका फॉर्मेट करेंगे। ठीक है, ताकि फॉर्मेट समझ में आ जाए, पहले करेक्टरिस्टिक्स की बात करते हैं। सेम चीज़ मैंने देखो यहाँ पे जो बेसिस ले रखे हैं, ठीक है, बिल्कुल सेम टू सेम वैसे बेसिस ले रखे हैं जैसे मैंने रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट के लिए थे, ताकि आपको जो है इन फ्यूचर में जब आपका अगर इनके बीच में डिफरेंस आ जाए तो आपको पता रहे इनका बेसिस आपने ये पढ़ा और बेसिस आपको याद रहे कि हाँ मैंने उसका बेसिस वहाँ पढ़ा था, उनका बेसिस आता है, और दोनों का बेसिस के बेसिस पे ही आप उसका डिफरेंस कर दो। वैसे हमने आप डिस्कस किया है, ठीक है, अलग से कौन सा बनाया दोनों के डिफरेंसेस के बीच में। चलो स्टार्ट करते हैं। सर इसका नेचर क्या होता है? सर इसका नेचर होता है नॉमिनल अकाउंट का। क्यों? अब बताओ, पीनल अकाउंट में क्या आता था, इनकम आती थी और एक्सपेंस आते थे। इनका नेचर क्या होता है? इनका नेचर क्या होता है? इनका होता है नॉमिनल। अच्छा, अब इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट में भी क्या आता है, इसमें भी वही आती है, इनकम आती है, एक्सपेंडिचर आता है, तो इसका भी नेचर क्या होना चाहिए, नॉमिनल होना चाहिए, क्योंकि इनकम और एक्सपेंस का नेचर ही क्या होता है, नॉमिनल। ठीक है, तो इसका नेचर भी क्या होगा आपका, नॉमिनल। दूसरी चीज़, सर बेसिस ऑफ प्रिपेयरिंग, किस बेसिस पे बनाया जाता है? सर इसको बनाने का बेसिस ऑफ एक्रूरल। अब एक्रूरल क्या होता है? एक्रूरल का नॉर्मली मैं यहाँ पे थोड़ा सा डिस्कशन कर रहा हूँ, नहीं तो आपने 11th में पढ़ा होगा। एक्रूरल का मतलब होता है जब कोई इनकम एक्रू हो जाती है, इनकम या एक्सपेंस एक्रू हो जाता है। ठीक है, एक्रू मतलब क्या होता है, वो पेबल हो जाता है। क्या हो जाता है? पेबल हो जाता है। ठीक है, ड्यू हो जाता है, एक्रूड एंड ड्यू। ठीक है, हो जाता है मतलब कि सर टाइम बेसिस कि जैसे मैं आपको सिर्फ एग्जांपल देके मैं बात करूँ, जैसे मैं ऑफिस जाता हूँ, मेरे 1 अप्रैल को मेरी ज्वाइनिंग हुई थी। ठीक है, और मैंने 31 मार्च को मैंने काम किया, 31 मार्च तक मैंने काम किया, ये एक ही महीने का है। ठीक है, चलो नहीं पूरे साल का है। ठीक है, अब बताओ मेरे को ना सैलरी जो मिली, सैलरी मिली मेरे को 10,000 रुपये के हिसाब से, 14 महीने की सैलरी मिल गई मेरे को, लेट्स सपोज 14 महीने की, तो मुझे कितना 1,40,000 रुपये मिल गया। अब बताओ इसके दो हिस्से करने पड़ेंगे, पहले मुझे करना पड़ेगा 1,20,000। ठीक है, और दूसरा करना पड़ेगा 20,000। क्यों सर? ये जो 20,000 है, मैंने देखो 1 साल काम किया है, तो मेरी 1 साल की सैलरी एक्रू हुई है, मतलब समझ रहे हो? ये जो 1,20,000 है ये मेरी एक्रूड है, जितना मैं काम करूँगा, ठीक है, टाइम के बेसिस पे मेरी सैलरी एक्रू होगी। ठीक है, और ये जो 20,000 है ये क्या है मेरे लिए, ये है एडवांस। और समझ रहे हो? बाकी 11th के अंदर आपने उसको सही से पढ़ा होगा, नहीं पढ़ा तो आप मेरी 11th वाली वीडियोस देखिए, उसमें मैंने पूरा एक चैप्टर, पूरा एक क्लास दी है एक्रूड के ऊपर और कैश बेसिस में डिफरेंस कर लिया। ठीक है, चलो, तो इसको बनाने का बेसिस क्या होता है, एक्रूअल बेसिस होता है। इसका मतलब क्या होता है, ये रिकॉर्ड करता है ओनली दोज ट्रांजेक्शन इवेंट ऑफ एक्सपेंस की और इनकम की, ध्यान रखना एक्सपेंस और इनकम की, विच एज एक्रूड, जो एक्रू हो चुकी है किस चीज़ के लिए, पेमेंट करने के लिए या फिर मिलने के लिए। ठीक है, चलो इसके ऊपर मैं आपसे एक क्वेश्चन पूछना चाहता हूँ कि बताओ, कुछ कभी ऐसा हो सकता है कि एक्रूड बट नॉट ड्यू, इसके बारे में आप पता करके आओगे। सर एक्रू बट नॉट ड्यू की ट्रीटमेंट क्या होती है और होता क्या चीज़ है? कोई चीज़ एक्रूड है बट ड्यू नहीं है, इसका मतलब क्या हुआ? ठीक है, और इसका ट्रीटमेंट कैसे होता है? आप गूगल करो, आप जो मर्जी करो, लेकिन हाँ समझना है। ठीक है, और मुझे कमेंट में बताना है कि आपको समझ में आया नहीं है, और नहीं आया तो नेक्स्ट वीडियो के अंदर मैं इसका जिक्र ज़रूर करूँगा। ठीक है, चलो आगे बात करते हैं। सर पीरियड, ये कौन से पीरियड को कंसीडर करता है? पहली बात तो सर एक्रूअल बेसिस पे हम बना रहे हैं, और एक्रूअल बेसिस है तो से हम कौन से ईयर को कंसीडर करेंगे? अपने अकाउंटिंग ईयर। अकाउंटिंग ईयर का मतलब क्या होता है? अकाउंटिंग ईयर का मतलब होता है जिस साल की हम अकाउंटिंग कर रहे हैं। ठीक है, जिस साल की हम क्या कर रहे हैं, अकाउंटिंग ईयर है, तो यहाँ पे जो ट्रांजेक्शन ली जाएगी एक्रूअल बेसिस पे ले रहे हैं। ठीक है, तो यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ कौन सी ट्रांजेक्शन ली जाएगी, ईयर लिया जाएगा, अकाउंटिंग ईयर। ठीक है, जो अकाउंटिंग ईयर मतलब जिस साल की हम अकाउंटिंग कर रहे हैं, लाइक 1 अप्रैल, अप्रैल से लेकर, कौन सा अप्रैल, 1 अप्रैल से लेकर 31 मार्च। ठीक है, तो यहाँ तक जितनी ट्रांजेक्शन एक्रू होंगी ना, सिर्फ उन्हीं को कंसिडर किया जाएगा। लाइक मैंने 31 मार्च की डेट को, ठीक है, सैलरी ले ली। ठीक है, और वो सैलरी कब की है, नेक्स्ट ईयर की, नेक्स्ट ईयर की मैंने सैलरी उनसे ले ली, इन एडवांस में ले ली। अब बताओ ये सैलरी किस साल एक्रू होनी चाहिए थी? सैलरी एक्रू होगी नेक्स्ट ईयर में, और मुझे मिल गई अभी, एडवांस में मिल गई, तो क्या मैं इसे कंसीडर करूँगा? नो सर, नॉट टू बी कंसीडर्ड। हम क्या हम इसको कंसीडर करेंगे? नहीं, नॉट टू बी
कंसीडर्ड। ठीक है, कंसीडर इसको बिल्कुल भी नहीं करेंगे। ठीक है, पॉइंट समझ में आ गया। चलो सर, इतना हमने पढ़ लिया। नेक्स्ट पॉइंट क्या कहता है, ओपनिंग, क्या इसका ओपनिंग क्लोजिंग होता है? नहीं, इसका कभी ओपनिंग और क्लोजिंग नहीं होता। पॉइंट समझना, क्यों नहीं होता इसका ओपनिंग, मैं ये पूछना भी चाहता हूँ आपको और बताना भी चाहता हूँ। ठीक है, आपके पास 1 मिनट है जब तक मैं इसको डिस्कस कर रहा हूँ, तो तब आप दिमाग में एक परसेप्शन बना दें कि क्यों इसका ओपनिंग क्लोजिंग नहीं होता। बट यहाँ पे हम बात करें कि इसका इट डजेंट हैव एनी ओपनिंग और क्लोजिंग नहीं होता। सर क्यों? इसमें बचता क्या है? इसमें बैलेंसिंग फिगर बचता है। क्या बचता है? बैलेंसिंग फिगर। वो तो सर कैश एंड बैंक अकाउंट में नीचे बैलेंसिंग फिगर बचता था, उसी को तो हम क्लोजिंग बोलते थे। नहीं, इसका जो बैलेंसिंग फिगर होता है हम उसको उस अकाउंट में रहने नहीं देते। हम क्या करते हैं, उसको ट्रांसफ़र कर देते हैं। कहाँ ट्रांसफ़र कर देते हैं? टू फंड में। कौन से फंड में? कैपिटल फंड के अंदर उसे हम ट्रांसफ़र कर देते हैं। कहाँ ट्रांसफ़र कर देते हैं? कैपिटल फंड में। अब बताओ, अगर हमने उसका बैलेंस फिगर ही ट्रांसफ़र कर दिया कैपिटल फंड के अंदर, तो अगले साल जब हम इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट दोबारा बनाएंगे तो हमारे पास उसका ओपनिंग अवेलेबल होगा? होगा ही नहीं। हमारे पास ओपनिंग कैपिटल फंड का होगा, लेकिन इनकम एंड एक्सपेंडिचर का ओपनिंग होगा? नहीं होगा। ठीक है, तो इसका ओपनिंग क्लोजिंग क्यों नहीं होता? क्योंकि इसमें जो बैलेंस फिगर होता है उसको हमेशा कैपिटल फंड और जनरल फंड के अंदर ट्रांसफ़र कर दिया जाता है। पहुँच में आया? कहाँ ट्रांसफ़र कर दिया जाता है? कैपिटल फंड और जनरल फंड के अंदर ट्रांसफ़र कर जाता है। अच्छा सर, कैपिटल फंड क्या होता है, जनरल फंड क्या होता है? ये मेरा क्वेश्चन है आपसे कि सर व्हाट इज़ द डिफरेंस बिटवीन कैपिटल, जो आपने प्रोप्राइटर अकाउंट बना होगा, प्रोप्राइटर पढ़ा होगा 11th के अंदर, उस कैपिटल अकाउंट और इस कैपिटल फंड के अंदर, ठीक है, कैपिटल फंड अकाउंट के अंदर क्या डिफरेंस होता है? इन दोनों के बीच में आपको क्या पढ़ के आना है? डिफरेंस लिख के आना है। ठीक है, पढ़ के आना, कहीं से आप गूगल करो, जैसे मर्जी करो। ठीक है, लेकिन एक अंडरस्टैंडिंग बना के आनी है। ठीक है, और नहीं, मेरे को कमेंट में जरूर बताइए कि आपको पता चला या नहीं पता चला। बाकी मैं इसकी डिस्क्रिप्शन मैं इसको बताऊंगा कि जब हम कैपिटल फंड के बारे में पढ़ेंगे, जनरल फंड के बारे में पढ़ेंगे, तो मैं वहाँ पे बताऊंगा कि व्हाट इज़ द डिफरेंस, मेन डिफरेंस बिटवीन कैपिटल एंड कैपिटल फंड। इंपॉर्टेंट है। मैं देखो, जितनी चीज़ें मैं बता रहा हूँ इट इज़ नॉट जस्ट कि आपने 12th के एग्जामिनेशन देने। सर 12th इज़ जस्ट अ बेस, आपके प्रोफेशनल करियर, आपके करियर का सिर्फ एक बेस है। ठीक है, वो घर वालों की बात में सुनो कि 10वीं कर ले फिर तो मज़े मज़े, 12वीं कर ले फिर तो मज़े मज़े। भाई मज़े नहीं आते ज़िंदगी के अंदर, मैं साफ बता रहा हूँ। ठीक है, तो ये है कि ये सिर्फ बेस है, और अगर आप इसका प्रोफेशनल कोर्स करते हो तो आपको जो 30-30 हज़ार रुपये की क्लासेस होती है ना, वो क्लासेस नहीं लेनी पड़ेंगी। मैं पूरी कोशिश कर रहा हूँ कि आपको 30 हज़ार की क्लास लेनी पड़े। और ये जो है 1-1, 2-2 नंबर के क्वेश्चन है, और बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि सर व्हाट इज़ द डिफरेंस बिटवीन कैपिटल एंड कैपिटल फंड। ठीक है, हर पॉइंट के ऊपर मैं आपसे पूछता रहूँगा, और यही क्वेश्चन पेपर में आएंगे और आते हैं, आए हैं, उसी एक्सपीरियंस से मैं आपको बता रहा हूँ। ठीक है, चलो अब ज़्यादा बात नहीं करते। नेक्स्ट सर बताओ, इसके अंदर कौन सी ट्रांजेक्शन आती हैं, कैपिटल या रिवेन्यू? सर जो इसके अंदर सिर्फ और सिर्फ कौन से नेचर की आती है? रिवेन्यू नेचर की। ठीक है, कौन सी ट्रांजेक्शन आती है? ट्रांजेक्शन इन इवेंट ऑफ रिवेन्यू नेचर। इनकम एंड एक्सपेंडिचर सिर्फ कौन सी इनकम एंड एक्सपेंडिचर आते हैं? सिर्फ रिवेन्यू नेचर के। तो सर कैपिटल नेचर का क्या होता है? जो कैपिटल नेचर की होती है उसको हम ट्रांसफ़र कर देते हैं डायरेक्ट टू बैलेंस शीट। पॉइंट समझ आया? तो इसका मतलब क्या होगा, जब आप रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट बनाओगे तो उसके अंदर कौन सी आएंगी? कैपिटल भी आएंगे, ठीक है, प्लस में रिवेन्यू भी आएगी। ठीक है, लेकिन बाद में उसके बाद जब उसे ट्रांसफ़र करेंगे टू बैलेंस शीट में, जब हम इसको ट्रांसफ़र करते हैं, ठीक है, इनको जब ट्रांसफ़र करेंगे दोनों के दोनों को, ठीक है, ये हमने ट्रांसफ़र कर दिया, तो कैपिटल को कहाँ ट्रांसफ़र करेंगे? कैपिटल को सीधा ट्रांसफ़र कर देंगे बैलेंस शीट के अंदर, और रिवेन्यू को डायरेक्टली ट्रांसफ़र कर देंगे हम इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट के अंदर। ठीक है, पर ध्यान रखना ये रिवेन्यू तो है, लेकिन कौन से ईयर की होनी चाहिए? सिर्फ और सिर्फ करंट ईयर। सिर्फ कौन सी ईयर की होनी चाहिए? सिर्फ करंट ईयर की होनी चाहिए। ठीक है, इसका मतलब क्या इसमें ओपनिंग, क्या नाम, आउटस्टैंडिंग वगैरह की एडजस्टमेंट करनी पड़ेगी? करनी तो पड़ेगी सर, क्योंकि आपने कैश बेसिस, अभी तक आपको पता था कैश बेसिस था। अगर कोई इनकम एक्रू हो चुकी है और रिसीव नहीं है तो आपको कंसिडर करनी चाहिए, नहीं करनी चाहिए? करनी चाहिए। ठीक है, मतलब समझ रहे हो, इनकम है, आउटस्टैंडिंग है, आप ऐड करोगे इसे, क्योंकि करंट ईयर की है ना, लास्ट ईयर की थोड़ी ना। और इनकम, वही इनकम अगर आपको एडवांस मिल गई, एडवांस में मिल गई, तो आप उसे कंसिडर करोगे? नहीं सर, उसे मैं माइनस कर दूंगा, क्योंकि ये इनकम एडवांस में मिली है, जब ये इस साल से बिलोंग ही नहीं करती। क्योंकि हम किस बेसिस पे बनाते हैं इसको बनाने का बेसिस हमारा तो एक्रूअल बेसिस, और एक्रूअल बेसिस में हम एडवांसेस को और प्रीपेड एक्सपेंसेस को कंसीडर नहीं करते, तो हम उन्हें माइनस कर देते हैं, और हम कितने ऐड करते हैं? सिर्फ और सिर्फ आउटस्टैंडिंग, चाहे इनकम आउटस्टैंडिंग हो चाहे एक्सपेंस आउटस्टैंडिंग हो। ठीक है, अब इसके ऊपर एक खास बात कि सर ये बनाया जाता है एक्रूअल बेसिस के ऊपर। सेम चीज़ जो हमने कैश एंड बैंक अकाउंट में या रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट के बारे में जब बात करी, तो हमने वहाँ पे भी नोट किया, वहाँ पे भी बात करी क्या कि सर इसको वो बनाता है कैश बेसिस में, इसको बनाता है एक्रूअल बेसिस में ऑफ अकाउंट। सो इट डजेंट कंसीडर, तो ये किन को कंसीडर नहीं करता? फॉर, सो इट डज नॉट कंसीडर फॉर revenue nature transaction and event whether cash has been paid
और रिसीव्ड, इसे फ़र्क नहीं पड़ता। ये रेवेन्यू नेचर की बात करता है ना, जब ट्रांजेक्शन इवेंट की जब बात करता है तो इसे फ़र्क नहीं पड़ता वेदर कैश, क्या आपने उसके लिए कैश पे किया कि रिसीव किया कि नहीं किया। ठीक है, वेदर कैश हैज़ बीन पेड और रिसीव्ड और नॉट, आपने कैश रिसीव किया पे किया कि नहीं किया। क्यों? क्योंकि इसको बनाने का बेसिस क्या है? एक्रूअल बेसिस। ठीक है, एक्रूअल बेसिस में कभी भी कैश को कंसीडर नहीं किया जाता, नहीं किया जाता, नहीं किया जाता। उसमें ये देखा जाता है वेदर द इनकम और एक्सपेंस हैज़ एक्रूड और नॉट। इफ़ द इनकम और एक्सपेंस हैज़ एक्रूड और इनकर्ड, तो हम उसे कंसिडर करेंगे वाइल प्रिपेयरिंग क्या, इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट या प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट इन केस ऑफ प्रोपराइटर और पार्टनरशिप फर्म। बट अगर हम कैश बेसिस पे कोई बनाते हैं, अच्छा यहाँ पे एक क्वेश्चन मेरा बहुत अच्छा मेरे को अभी मन करा बताने का कि कैश बेसिस सर अगर होता ही नहीं है तो हम कैश बेसिस की बात क्यों करते हैं। नहीं सर, कैश बेसिस होता है, ठीक है। इनको नॉर्मली कौन फॉलो करते हैं? इनको प्रोफेशनल लोग फॉलो करते हैं, जैसे सीए हो गए, ठीक है, या सीएस हो गए या लॉयर हो गए। क्यों? क्योंकि इनका उनकी इनकम नॉर्मली वो रिसिप्ट पेमेंट पे लिखना चाहते हैं, या फिर कोई छोटी ऑर्गेनाइजेशन होगी, ठीक है, वो इतनी बड़ी झमेला नहीं, उसे एक्रूड वक्रूड का कुछ झमेला नहीं चाहिए। तो क्या होता है, वो अपनी बुक्स किस बेसिस में मेंटेन करती है? कैश बेसिस में मेंटेन करती है। लेकिन ध्यान रखना, जो हमारी इनकम ये एनपीओ है वो सेक्शन 8 कंपनी, सेक्शन 8 कंपनी है, मतलब कंपनीज एक्ट के अंदर रजिस्टर्ड है। इसके अंदर उसके ऊपर कंपनीज एक्ट के पूरे लॉ एप्लीकेबल हैं, ठीक है, पूरी प्रोविजंस एप्लीकेबल हैं। और शेड्यूल 3 हमें क्या बोलता है? शेड्यूल 3 हमें क्या बोलता है कि आपको एक्रूअल बेसिस पे अकाउंटिंग करनी, ना कि कैश बेसिस पे। ठीक है, चलो अब आगे बात करते हैं। इट ऑल्सो इंक्लूड्स ट्रांजेक्शन इवेंट विच डज नॉट हैव एनी फ्लो ऑफ कैश इन बैंक। और ध्यान रखना, इसमें फ़र्क ही नहीं पड़ता कि सर इसके लिए पैसा आया गया, तो इसका मतलब वो ट्रांजेक्शन भी इसके अंदर इंक्लूड होती है जिसमें पैसा कभी आता ही नहीं है, कभी जाते हैं। लाइक डेप्रिशिएशन, ठीक है, डेप्रिशिएशन मतलब क्या होता है कि डिक्रीज इन वैल्यू ऑफ असेट। बैड डेब्ट्स क्या हो गया? पैसा डूब गया, ठीक है, ये आपके लॉसेस के अंदर इंक्लूड हो गया। प्रोविजंस क्या हो गया? एक एस्टिमेशन होता है, ठीक है, कि फ्यूचर में कुछ लॉस हो सकता है, उसका एस्टिमेशन। अच्छा बताओ, प्रोविजंस बनाने का कॉन्सेप्ट क्या होता है? किस प्रिंसिपल के ऊपर हम प्रोविज़न बनाते हैं? अच्छा, आपको याद करके लाना है, ठीक है, ढूंढ के लाना है कि ऑन विच बेसिस, ऑन व्हाट बेसिस में लिख देता हूँ यहाँ पे, ऑन व्हाट बेसिस प्रोविजंस आर मेड या डन। ठीक है, मैं बेसिस की जगह यहाँ पे एक लिख देता हूँ, ऑन व्हाट प्रिंसिपल, विच प्रिंसिपल लिख देता हूँ, ऑन विच, ठीक है, ऑन विच प्रिंसिपल प्रोविजंस आर मेड। प्रोविजंस को किस बेसिस पे, कौन सा प्रिंसिपल कहता है कि आपको प्रोविजंस बनाना चाहिए, ये सोच के लाना है आपको। ठीक है, और कमेंट में मुझे इसका जवाब चाहिए। जब भी कॉन्सेप्ट होगा तो मैं पूछूंगा कि या क्या इसका जवाब आपने दिया कि नहीं दिया। ठीक है, चलिए चलिए, अब जो कॉन्सेप्ट करने वाले हैं उसका नाम है बैलेंस शीट। अच्छा, बैलेंस शीट के बारे में एक बात और मैंने आपको पहले भी बात कही थी कि बताओ बैलेंस शीट को बनाने का क्या बेसिस होता है, ऑन व्हाट बेसिस, या फिर हम क्यों बनाते हैं, क्यों, वाई डू वी प्रिपेयर बैलेंस शीट। हमें बैलेंस शीट बनाने का मोटिव ही क्या है, क्यों बनाना चाहते हैं बैलेंस शीट? कोई भी कंपनी बैलेंस शीट क्यों बनाती है? सर सीधा सीधा इनकम एंड एक्सपेंडिचर में सारी चीज़ें लिख दो ना, क्यों फालतू में। मैं तो कहता हूँ सर, अगर आउटफ्लो होता है ना, सीधा सीधा अगर आपको पैसे का आउटफ्लो होता है, आप उसको क्या मान लो? एक्सपेंस मान लो, सीधा सीधा, ठीक है। और अगर इनफ्लो होता है, आप उसको सीधा सीधा क्या मान लो? उसको इनकम मान लो। और सबको एक ही जगह ट्रांसफ़र कर दो। सबको कहाँ ट्रांसफ़र कर दो? सीधा सीधा इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट में। कहाँ ट्रांसफ़र कर दो? सीधा सीधा इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट में। लेकिन हम ऐसा करते हैं? सर हम ऐसा नहीं करते, बिल्कुल भी नहीं करते, कतई नहीं करते। ठीक है, हम दोनों में डिफरेंस करते हैं। हम पूछते हैं कि सर ये कौन सी रिवेन्यू है और कौन सी कैपिटल है। ठीक है, तो बताओ, रिवेन्यू में डिफरेंस करते हैं, कैपिटल में डिफरेंस करते हैं, फिर हम कैपिटल को कहाँ ट्रांसफर कर देते हैं? डायरेक्टली बैलेंस शीट पर ट्रांसफर करते हैं। तो ये बैलेंस शीट बनाने का हमारा रीज़न क्या है? क्या रीज़न है बैलेंस शीट जो हम बनाते हैं? ठीक है, इसको आपको ढूंढ के लेके आना है। ठीक है, चलो थोड़ा बात कर लेते हैं। इट शोज़ द फाइनेंशियल पोजीशन, ये फाइनेंशियल पोजीशन बताता है किसी ऑर्गेनाइजेशन की एट अ पर्टिकुलर डेट। ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है यहाँ पे कि जो बैलेंस शीट होती है ना, ठीक है, इसके ऊपर एक डेट लिखी होती है। बैलेंस शीट के ऊपर क्या लिखी होती है? एक डेट, कि भाई बताओ बैलेंस शीट कब बनाई गई है, कब नहीं बनाई गई है। ठीक है, चलो, बैलेंस शीट के ऊपर हमेशा लिखा होता है एज ऑन द डेट। ठीक है, समझ गए? एज ऑन द डेट मतलब, या फिर एज ऑन द डेट, लाइक मैंने यहाँ पे लिखा 31 मार्च 2012। इसका मतलब क्या हो गया कि सर ये 31 मार्च 2012 की जो स्टेटमेंट है, बैलेंस शीट है, उसमें सिर्फ उसी डेट का जिक्र है। मतलब सर 30 तारीख को क्या हुआ, हमें 30/3/2012 को हमारी क्या स्थिति थी, 12 सॉरी, हमारी क्या स्थिति हमें नहीं पता। 1
4/2012 को हमारी क्या स्थिति होगी हमें नहीं पता। ये सिर्फ किस डेट की बताता है, ये सिर्फ एक स्पेसिफिक डेट की बताता है, ध्यान रखना, ठीक है। अच्छा, साल में बैलेंस शीट कितने बार बनती है? क्या बैलेंस शीट एक बार बनती है? नहीं सर, अगर आपको 10 बार बनानी है आप 10 बार बनाओ, ठीक है। मान लो मैं 31 जुलाई को बनाना चाहता हूँ, 31 जुलाई 2012 को मैं बैलेंस शीट बनाना चाहता हूँ, ठीक है। वहाँ तक की नहीं, वहाँ तक की नहीं, वहाँ की उस दिन की स्थिति बताएगा सिर्फ आपको। 31/7/2012 की अगर आप बैलेंस शीट बनाना चाहते हो तो 31/7/2012 की होगी वो सिर्फ आपको किस डेट की पोजीशन बताएगी, 31/7/2012 की। वो 30/7 की नहीं बताएगी आपको, या 1/8 की नहीं बताएगी आपको। पॉइंट समझ आ गया ना, इसकी बताएगी ना इसकी बताएगी। वो सिर्फ 31/7 की आपको क्या बताएगी, पोजीशन, आपकी फाइनेंशियल पोजीशन क्या है, ठीक है। तो यहाँ पे क्या लिखा हुआ मैंने स्पेशल लिखा हुआ पर्टिकुलर डेट शुड भी पर्टिकुलर होनी चाहिए, ठीक है। बाकी 50 बार बनाओ कोई फर्क नहीं पड़ता। नॉर्मली बड़ी बड़ी कंपनीज होती हैं वो साल में 4 बार बनाती हैं। उन किस बेसिस पे, क्वार्टरली बेसिस पे, ठीक है। कुछ हाफ ईयरली भी बना लेती हैं, ठीक है। क्यों सर, एक होता है ना कि कंपेयर वगैरह करने के लिए बना देती हैं, ठीक है। इट इज़ कब बनाई जाती है, सबसे पहले ये बनाई जाती है, प्रिपेयर की जाती है इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट के बाद। किसके बाद? इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट के बाद। सर क्यों? क्योंकि जो इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट का जो बैलेंसिंग फिगर, देखो ये लिखा है, ये सरप्लस है, ये डेफिशिएंट है, ये क्या है, ये दोनों के दोनों क्या है, ये बैलेंसिंग फिगर है। किसके? ये इनकम एंड एक्सपेंडिचर का किसका बैलेंसिंग फिगर है, ये इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट का क्या है, ये एक मिनट सॉरी, ठीक है, ये इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट का क्या है, बैलेंसिंग फिगर है। तो जो ये बैलेंसिंग फिगर है उसको हम क्या कर देते हैं, ट्रांसफ़र कर देते हैं कहाँ पे, कैपिटल फंड और जनरल फंड के अंदर। तो पहले बताओ, अगर हम कैपिटल फंड और जनरल फंड में ट्रांसफ़र करते हैं इसके बैलेंसिंग फिगर को, तो पहले क्या बनता ही होगी, इनकम एंड एक्सपेंडिचर को पहले बनेगा कि बैलेंस शीट? ये पहले बनेगा और फिर ये उसके बाद बनेगा। अच्छा, इससे भी पहले क्या बनता है, इससे पहले बनता है रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट। मैंने यहाँ पे 0 लिख दिया क्योंकि यहाँ 1 और 2 लिख जाता मैं, ठीक है। अच्छा, इफ़ ओपनिंग एंड क्लोजिंग बैलेंस ऑफ कैपिटल फंड या जनरल फंड इज़ नॉट गिवन। नॉर्मली क्या होता है, कैपिटल फंड हमें दिया होता है, ठीक है, ये जनरल फंड का हमें ओपनिंग दिया होगा, तभी तो हमें इस साल का सरप्लस और डेफिशिएंट उसमें ऐड करके हम क्या निकालेंगे, क्लोजिंग निकालेंगे। बट बाई चांस अगर आपको ओपनिंग नहीं दे रखा है, किसका, कैपिटल फंड का, जनरल फंड का, और क्लोजिंग भी नहीं दे रखा है, ठीक है, तो आप क्या करोगे, पहले आप ओपनिंग काउंट करो, अपनी ओपनिंग निकालोगे। ये कैसे निकालोगे, इसके लिए आपको बैलेंस शीट बनानी पड़ेगी। कौन सी वाली, ओपनिंग वाली, ठीक है। आपको निकालना है यहाँ पे ओपनिंग, आप क्या निकाल लो, कैपिटल फंड निकाल लो। तो उसके लिए आपको बैलेंस शीट बनानी पड़ेगी ओपनिंग फंड, ओपनिंग की। उसमें एक चीज़ निकल के आएगी, बैलेंसिंग फिगर निकल के आएगी, और उस बैलेंसिंग फिगर को आप क्या बोलोगे, ये कैपिटल फंड का क्या है, ये कैपिटल फंड का ओपनिंग है। फिर उस कैपिटल फंड के अंदर आप क्या ऐड कर दोगे, करंट ईयर का सरप्लस या फिर डेफिसिट हो तो माइनस कर दोगे, तो आपका क्या निकल के आ जाएगा, क्लोजिंग। क्या निकल के आ जाएगा सर, क्लोजिंग, ठीक है। अब बैलेंस शीट बनाने का फॉर्मेट क्या है, देखो ये मैंने शेड्यूल 3 के हिसाब से बिल्कुल नहीं बनाया है, ठीक है। ये मैंने एक बेसिक फॉर्मेट है उस बेसिस बनाया है, ठीक है। हेड क्या लिखे, ये फिक्स असेट्स हो गया, ये करंट असेट्स हो गया। फिक्स असेट्स दो प्रकार की होती है, एक टेंजिबल होती है, एक इंटेंजिबल होती है, ठीक है, और दूसरी करंट असेट्स, ठीक है। फिक्स असेट्स का जो टाइम पीरियड होता है वो 12 महीने से ज़्यादा होता है, ठीक है। और करंट असेट्स का क्या होता है, अप टू 12 मंथ, ये होता है अप टू 12 मंथ, ठीक है। और इसका होता है ग्रेटर देन 12 मंथ, ठीक है। ओके, ये कैपिटल फंड है, उसमें सरप्लस मैंने ऐड कर दिया, डेफिसिट मैंने ऐड कर दिया। इसमें कुछ चीज़ें और ऐड हो जाती हैं, लाइक अगर मुझे डोनेशन मिला है, ठीक है, तो मुझे डोनेशन मिला है, वो भी स्पेसिफिक डोनेशन मिला है, ठीक है, स्पेसिफिक डोनेशन मिला है, तो मैं इसमें ऐड ऑन कर सकता हूँ, कोई दिक्कत नहीं है मेरे को, ठीक है। या फिर कैपिटल फंड के लिए मुझे और पैसा मिला है, मेंबर्स ने और कंट्रीब्यूट किया है, तो मैं कर सकता हूँ। हाँ, ध्यान रखना, कैपिटल फंड का मतलब है ये वो पैसा जो मेंबर कंट्रीब्यूट करते हैं, कोई बाहर का बंदा नहीं देता, ये सिर्फ मेंबर देते। जो ट्रस्टी हमने कमेटी पढ़ी थी ना, ये हमारे जो मेंबर कंट्रीब्यूट करते हैं, बाहर वाला कंट्रीब्यूट नहीं करता, ठीक है। अच्छा, कोई स्पेसिफिक फंड है, किसी स्पेशल चीज़ के लिए हमने फंड बना रखा है, लाइक हमने प्राइज डिस्ट्रीब्यूशन के लिए फंड बना रखा है, प्राइज फंड लिखा हुआ है। प्राइज फंड मतलब क्या होगा कि हमने एक ऐसा फंड बनाया है, ठीक है, एक ऐसा अकाउंट खोला है जिसका इस्तेमाल सिर्फ से हम किसके लिए करेंगे, प्राइस के लिए, लाइक प्राइस का डिस्ट्रीब्यूशन होगा, ठीक है, उस चीज़ के लिए प्राइस परचेज के प्राइस को के लिए हमने एक अच्छे अच्छे प्राइस बना रखे हैं उसकी पेमेंट के लिए, ठीक है। तो मतलब प्राइस के लिए ही इसका सारा इस्तेमाल होगा इस फंड का, और किसी चीज़ में, तो उन फंड को हम बोलते हैं स्पेसिफिक फंड। तो उनको भी लाइबिलिटी साइड में शो करते हैं, ठीक है। वो हमारी एसेट नहीं होती, ये कैपिटल नेचर की रिसिप्ट होती है, इसलिए इसको बैलेंस शीट में रखते हैं। और लास्ट में क्या हो गया, अदर करंट लाइबिलिटी, कुछ अदर करंट लाइबिलिटी हो गए, लाइक आपके क्रेडिटर हो गए, ठीक है, लाइक आपके वेंडर हो गए, ठीक है, ये सब चीज़ें, ठीक है। पॉइंट समझ आ गया, ठीक है सर। और कोई डिफरेंस और कुछ इसमें कुछ खास मुझे लग नहीं रहा कि कोई मेरा क्वेश्चन रेज हो सके, ठीक है। और हाँ बस ठीक है, चलो इतना।
तो ये है वो कॉन्सेप्ट जो हम नेक्स्ट क्लास में करने वाले हैं। तो जाने से पहले लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर करना ना भूलें। एंड थैंक यू गाइस, बाय बाय।